बायोलॉजी क्लास 12 वंशागति और विविधता अर्थात हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर के अंतर्गत पार्ट 3 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 और 2 इसके पहले अपलोड हो चुके हैं, आप लोग नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। आज के वीडियो में मेंडल के नियम बहुत ही आसान तरीके से विद नोट्स आपको समझाएंगे। तो मेंडल के नियम में ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। 3 नियम दिए थे इन्होंने, इन्हें आनुवांशिकी के नियम भी कहते हैं। आनुवांशिकता के नियम कहो, चाहे मेंडल के आनुवांशिकता के नियम कहो, चाहे आनुवांशिकी के नियम कहो। तो इन्होंने कौन कौन से नियम दिए? प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्वतंत्र अभिवन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपको बता दें कि जो पृथक्करण का नियम है इसे कई नामों से पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया कि युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम किसे कहते हैं, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर युग्मकों की शुद्धता के नियम को कहते हैं लॉ प्योरिटी ऑफ गमीट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, इस नाम से पूछ लिया। या फिर इसी को पूछते हैं विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम किसे कहते हैं। तो कई नामों से इसको पूछा जाता है। तो मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया, यानी 8 सालों तक लगातार इन्होंने जो प्रयोग किए थे उनमें से 2 बड़े बड़े प्रयोग, 2 प्रयोग दिए थे। कौन से? पिछले वीडियो मैंने समझाया आपको, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा प्रयोग था द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण, जिसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा था, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा था। अब आपको बता दें जो ये एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इस पर प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम दोनों आधारित हैं, और जो द्विसंकर संकरण है या डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इस पर स्वतंत्र अभिवन का नियम आधारित है। तो कुल मिलाकर के 2 प्रयोग दिए थे। इन्हीं दोनों प्रयोगों पर आधारित 3 नियमों का प्रतिपादन किया मेंडल ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलिए इन तीनों को एक एक करके डिटेल से आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले प्रभाविता के नियम को चित्रों के माध्यम से आसानी से समझा देते हैं। ये प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो इस नियम के अनुसार जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यह है मेंडल का पूरा नियम। अब चलिए इसको समझाते हैं चित्रों के माध्यम से। तो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया। तो कौन से तुलनात्मक लक्षण लिए थे? इसमें इधर लिया था शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा लिया। कैसा पौधा था? मटर का पौधा था, तो इसको कैपिटल टीटी माना था। और इधर लिया था शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा लिया, जिसे स्मॉल टीटी माना था इन्होंने। कैपिटल टीटी शुद्ध लंबा पौधा है जो प्रभावी था, और प्रभावी यानी डोमिनेंस था। ये अगर अंग्रेजी में कहें तो ये प्योर टाल डोमिनेंट प्लांट है। और ये कैसा है? तो ये प्योर ड्वार्फ है, यानी शुद्ध बौना, प्योर ड्वार्फ रेसेसिव प्लांट है ये। अच्छा, प्योर शुद्ध क्यों कहा? शुद्ध लंबा इसलिए क्योंकि इससे लंबा कोई नहीं था, तो लगभग 2 मीटर लंबा था। और शुद्ध बौना इसलिए क्योंकि इससे बौना कोई नहीं था, इसलिए शुद्ध हो गया, तो लगभग में आधा मीटर लंबा था। अब शुद्ध लंबा पौधा लिया और शुद्ध बौना पौधा लिया, दोनों के बीच में क्रॉस करवा दिया, क्रॉस करवाया, या क्रॉस को हिंदी में संकरण कहा जाता है, संकरण करवा दिया। शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा दोनों के बीच में संकरण या क्रॉस करवाया। तो इसकी जो प्रथम संतानी पीढ़ी हुई, इस प्रथम संतानी पीढ़ी में संकर लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं, संकर लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं, या आप केवल कह सकते हो कि लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए यहां पर हम अलग करके बता देते हैं इसी को डिटेल से। कैपिटल टीटी स्मॉल टीटी था,
अब इसका गैमीट्स निकाल लेते हैं, कैपिटल टी, और इसका निकाल लेते हैं स्मॉल टी, और क्रॉस करवा देते हैं। तो क्रॉस करवाने पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी का इससे होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी का इससे होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह से जितने भी पौधे आए हैं सभी लंबे पौधे हैं, चाहे भले ही संकर लंबे हों, लेकिन दिखने में तो लंबे हैं। दिख तो रहे हैं, कैसे दिखेंगे? देखिए यहाँ पर मटर के पौधे पर देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मटर का पौधा, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि मटर का पौधा है, ये लंबा था और बौने पौधे से इसका संकरण कराया गया। ये बौना पौधा था। अब क्रॉस जब करवाया तो क्रॉस करवाने पर यहाँ पर लंबा पौधा उत्पन्न होता है। जितने भी पौधे मिट्टी में बोए थे वो सभी लंबे हुए। जब इसका और इसका क्रॉस करवाया, यानी कि एक पुष्प में इसके डाल दिए इसके परागकणों को, तो परागण हुआ, परागण के बाद निषेचन हुआ, और निषेचन के बाद फल और बीज का निर्माण हुआ। तो बीजों को मिट्टी में बोया, बोने पर जितने भी पौधे हुए ये सभी लंबे पौधे हुए। जब सभी लंबे पौधे हुए हैं तो अब ऊपर देखिए, यहाँ पर ये शुद्ध लंबा था, ये शुद्ध बौना था, ये भी लंबा हुआ, ये भी लंबा था, तो लंबापन प्रभावी हुआ, यानी कि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। लक्षण तो इसका भी आया, क्योंकि यहाँ पर हमने चेकर बोर्ड में जीन्स को भी दिखाया हुआ है। हालांकि जब आप मटर के पौधे पर देखेंगे तो जीन्स नहीं दिखाई देते हैं, सभी लंबे दिखाई देते हैं। जब मेंडल ने इसके जीन्स को चेक किया, इसका भी जीन था और इसका भी जीन था, दोनों के जीन मौजूद थे, लेकिन लंबा था पौधा, तो ये लंबा था, ये भी लंबा आया, तो ये प्रभावी हो गया। तो जिसका जैसे माता पिता है मान लीजिए, और इनकी संतान होती है, ये पिता थे लंबे, माता थी बौनी, तो अब इनकी जब संतान होती है तो लंबी होती है, तो कौन प्रभावी हुआ? तो पिता प्रभावी हुआ। इस तरह से इन्होंने नियम में बताया कि इस नियम के अनुसार जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। देखिए, जो लक्षण दिखाई दिया उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, ये प्रभावी हो गया यहाँ पर। और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये दिखाई नहीं दिया इसलिए ये क्या हुआ? अप्रभावी हो गया, रेसेसिव हो गया, और ये डोमिनेंट हो गया। डोमिनेंट यानी प्रभावी, रेसेसिव यानी अप्रभावी। अब एग्जाम में आपको केवल इतना बनाना है, बाकी मैंने सब समझाने के लिए बताया है। तो इस तरह से ये प्रभाविता का नियम हो गया। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब पृथक्करण के नियम को समझा देते हैं। करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक युगल के विपरीत लक्षण या कारक युग्मों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। युग्मनज में ये लक्षण या कारक पुनः एक साथ आ जाते हैं, किंतु ये समाप्त नहीं होते और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। यह नियम मेंडल के एक संकर क्रॉस पर आधारित है। देखिए, पृथक्करण के नियम को चित्रों के माध्यम से आपको समझा देते हैं। देखिए, यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा लिया था मेंडल ने, शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना पौधा लिया था, शुद्ध लंबा था ये, कैपिटल टी, और यहाँ पर स्मॉल टी। फिर दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था या संकरण करवाया था। तो जितनी भी संतानें हुई सभी संकर लंबी हुई थी। ये कैसी थी? संकर लंबे थे। संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ये F1 पीढ़ी थी, ये P1 पीढ़ी थी, P1 पीढ़ी यानी पेरेंटियल पीढ़ी, और ये F1 पीढ़ी यानी प्रथम संतति थी। अब यहां पर जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं सभी कैसे थे? तो सभी संकर लंबे थे। फिर इन्होंने क्या किया कि स्वपरागण करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। यहां पर स्वपरागण की क्रिया करवा दी। तो स्वपरागण कराने पर इन्हें कैसे पौधे प्राप्त होते हैं? तो इस तरह से कुछ प्राप्त होता है। ये कहां से आया? तो देखिए, इनमें से कोई दो पौधे ले लिए। यहां पर मैंने बताया कि मैंने एक लिखा हुआ है, कॉमन है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब इसका क्रॉस होगा
तो क्रॉस होने पर जितने भी पौधे आएंगे वो सभी संकर लंबे ही आते हैं, इसलिए मैंने केवल यहाँ पर एक लिख दिया है, पौधा एक को दिखाया हुआ है। और देखिए अब यहाँ पर इनमें से कोई दो पौधे ले लिए, जितने भी पौधे थे उनमें से कोई दो पौधे ले लिए और दोनों पौधों को लेकर के क्रॉस करवा दिया। तो अब इनके युग्मक ऐसे निकाल लेते हैं, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्रॉस करवा देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर यहाँ पर ये आ जाएगा कि स्मॉल टी वही यहाँ आया है। तो जब दो पौधों के बीच में स्वपरागण की क्रिया हुई तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पौधे प्राप्त होते हैं। तो इनमें जीनोटाइप के आधार पर अगर देखा जाए तो जीनोटाइप के आधार पर अनुपात था 1:2:1। देखिए ये एक शुद्ध लंबा पौधा है, दो संकर लंबे पौधे हैं और एक शुद्ध बौना पौधा है, यानी कि 25% शुद्ध लंबे पौधे थे, शुद्ध लंबे थे, और 50% संकर लंबे पौधे थे और 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए। इस तरह से जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 आया, यानी 1:2:1 अनुपात आया। अगर फिनोटाइप अनुपात की बात की जाए, फिनोटाइप अनुपात कैसे देखेंगे, तीनों देखिए लंबे हैं, भले ये संकर लंबे हैं लेकिन तीनों लंबे हैं, तो दिखने में तो तीनों लंबे हैं, कैसे जानेंगे? तो देखिए यहां पर हम आपको बता दें, पौधे पर मान लेते हैं ये शुद्ध लंबा पौधा है मटर का और ये शुद्ध बौना पौधा है मटर का, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो यहाँ पर जितने भी पौधे आए हैं वो सभी संकर लंबे होंगे, जितने भी पौधे होंगे, और फिर इसमें स्वपरागण करवाया गया, स्वपरागण करवाने पर जितने भी पौधे यहाँ पर देखिए आते हैं, आपको दिखा देते हैं, ये सभी लंबे दिखेंगे। ये मटर के पौधे मान लीजिए, हालांकि ऐसे मटर के पौधे होते नहीं हैं, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए जल्दी से बना दिया है, और यहाँ पर एक बौना आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे लिए और शुद्ध बौने पौधे लिए, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, शुद्ध लंबा लिया, कहने का मतलब यह है कि जब मेंडल ने शुद्ध लंबा पौधा लिया और शुद्ध बौना पौधा लिया, इसका क्रॉस करवा दिया, तो क्रॉस करवाने पर निषेचन हुआ, निषेचन के बाद फल और बीज का निर्माण हुआ, उस बीज को मिट्टी में बोया, मिट्टी में बोने पर जितने भी पौधे होते हैं सभी लंबे पौधे होते हैं। देखिए जितने भी पौधे हुए यहाँ पर सभी लंबे पौधे थे, तो यहाँ जितने पौधे होते हैं सभी लंबे पौधे होते हैं। फिर किन्हीं दो लंबे पौधों के बीच में आपस में क्रॉस करवा देते हैं, और क्रॉस करवाने पर निषेचन होता है, निषेचन के बाद फल और बीज का निर्माण होता है, तो बीज को फिर से मिट्टी में बोया जाता है। तो जब बीज को मिट्टी में बोया गया तो 75% जो पौधे थे वो लंबे थे, 75% पौधे लंबे और 25% पौधे बौने थे, 25% बौने थे, 75% लंबे थे, देखने में दिख रहा था। तो जो चीज देखने में दिखती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, फिनोटाइप। तो ये फिनोटाइप अनुपात हो गया, 75% लंबे हैं तो 3 और 25% बौने हैं तो 1, 3:1। इसके बाद मेंडल ने सोचा चलिए इसके जीन्स को भी चेक करते हैं, तो मेंडल ने इसके जीन को चेक किया। जीन को चेक करने पर पता चला कि इसका भी लक्षण, इसका भी जीन इसमें है लेकिन प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए जीनोटाइप के आधार पर 1:2:1 आया। उन्होंने बताया कि ये शुद्ध लंबा है, ये जो है ये शुद्ध लंबा है, ये दोनों यानी 50% जो पौधे हैं ये कैसे हैं, तो ये संकर लंबे हैं, हाइब्रिड हैं, तो यहाँ 2 आ गया, और यहाँ ये शुद्ध बौना है तो इसलिए यहाँ पर 1 आ गए। तो जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 और फिनोटाइप अनुपात 3:1 आ जाएगा। इस तरह से ये पृथक्करण का नियम हो जाएगा। चलिए अब स्वतंत्र अभिवन के नियम को समझा देते हैं। अब देखिए स्वतंत्र अभिवन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मों के लिए 2 जोड़ी, इसमें मेंडल ने 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर प्रयोग किया था, 2 जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है या क्रॉस कराया जाता है,
तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। और यह नियम मेंडल के द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। और द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस को मैंने बहुत ही डिटेल से आपको चेकर बोर्ड पर समझाया था। यहां पर नॉर्मल में आपको समझा देते हैं। देखिए, इसमें मेंडल ने बीजों को लेकर के प्रयोग किया था, बीज की आकृति और रंग को लेकर के। तो पीले और गोल बीज लिए थे, पीले व गोल बीज लिए, और इधर हरे व झुर्रीदार लिए थे, हरे व झुर्रीदार बीज लिए। तो पीले व गोल को कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर मान लेते हैं, और इसमें स्मॉल वाई वाई स्मॉल आर आर मान लेते हैं, इस तरह से। अब देखिए, इसमें दोनों प्रभावी थे। ये कैसे थे? दोनों प्रभावी थे, डोमिनेंट थे, दोनों डोमिनेंट थे। जबकि इसमें दोनों क्या थे? दोनों अप्रभावी थे, दोनों अप्रभावी थे, या दोनों ही रेसेसिव थे, रेसेसिव। अब इनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है। तो क्रॉस करवाने पर यहां पर जो संतति, प्रथम संतति प्राप्त होती है, वो पीले व गोल बीज वाली प्राप्त होती है। पीले व गोल बीज वाली प्रथम संतति प्राप्त होती है, फर्स्ट जनरेशन प्राप्त होती है। इसके बाद में मेंडल ने स्वपरागण करवा दिया। स्वपरागण करवाने पर, इसके बाद में जब मेंडल ने यहां पर स्वपरागण करवा दिया या सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो स्वपरागण में F2 पीढ़ी में यहां पर पीले व गोल बीज, पीले व गोल बीज प्राप्त होते हैं, हरे पीले व गोल बीज 9 प्राप्त होते हैं। ये दोनों प्रभावी थे, दोनों प्रभावी थे। यहां पर हरे व गोल बीज प्राप्त होते हैं, ये 3 प्राप्त होते हैं। और इसमें पहला, देखिए पहला हरा है ना, तो हरा पहला अप्रभावी है, और दूसरा क्या प्रभावी है? दूसरा प्रभावी है। पहला क्या है? रेसेसिव है, दूसरा डोमिनेंट है। और फिर यहां पर पीले व झुर्रीदार, पीले व झुर्रीदार प्राप्त होते हैं। तो इसमें पहला प्रभावी है, पीला क्या है? प्रभावी है, और दूसरा अप्रभावी है, अप्रभावी है। और इसके बाद यहां पर हरे व झुर्रीदार प्राप्त हुए, तो ये दोनों अप्रभावी हैं, दोनों अप्रभावी हो गए। तो इस तरह से ये बिना चेकर बोर्ड वाला है। अगर परीक्षा में चेकर बोर्ड नहीं कहता है तो आप इस तरह से बना दीजिएगा, लेकिन अगर चेकर बोर्ड कहता है तो आइए दिखाते हैं। अगर परीक्षा में चेकर बोर्ड पर कहेगा स्वतंत्र विवरण का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट को चेकर बोर्ड पर समझाइए, तो इस तरह से आपको चित्र बनाना होगा। देखिए, पीले व गोल बीज को यहाँ पर कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर, क्योंकि 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके इसमें प्रयोग किया था मेंडल ने। और यहाँ पर हरे व झुर्रीदार बीज लिए गए हैं। ये प्रथम पीढ़ी है, P1 पीढ़ी है या पेरेंटियल पीढ़ी है। और पीले व गोल बीज का संकरण हरे व झुर्रीदार बीज से करवाया, क्रॉस करवाया। तो क्रॉस करवाने पर यहाँ पर पीले व गोल बीज प्राप्त होते हैं प्रथम संतति में या पहली पीढ़ी में। इसमें दोनों प्रभावी थे, दोनों डोमिनेंट थे, और ये दोनों अप्रभावी थे, ये दोनों रेसेसिव थे। अब यहां पर एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं या चेकर बोर्ड बनाते हैं। और इस चेकर बोर्ड में इधर देखिए, यहां पर गैमेट्स लिखे गए हैं, मेल फीमेल वाला। और गैमेट्स निकालने का तरीका मैंने कल वाले पिछले वाले वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने प्रयोग समझाए थे मेंडल का एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। अगर आप द्विसंकर क्रॉस नहीं देखे हैं तो जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से इसको समझाया है, यहां पर जल्दी से समझा देते हैं। तो इसके गैमेट्स निकालेंगे, और गैमेट्स निकाल करके देखिए इधर लिखे गए हैं गैमेट्स को, और इधर भी लिखे गए हैं। अब गैमेट्स जब दोनों तरफ लिख दिया है, तो इसको मिलाकर यहां लिखा, इसको मिलाकर यहां लिखा, इसको और इसको मिलाकर यहां लिख दिया है। इसी तरह से इसको मिलाकर यहां। फिर दूसरे में आएंगे, ये वाला इससे मिलेगा, ये वाला इससे मिलेगा, फिर यही वाला इससे मिलेगा, फिर यही वाला इससे मिलेगा, इस तरह से। फिर इसी तरह से सारे लिख दिए गए हैं। और फिर मैंने एक ट्रिक बताई थी कि कैसे आप जानेंगे कि ये पीला व गोल है, इसको भी लिखना होगा आपको। तो देखिए, जितने भी कैपिटल लेटर हैं वो सब पीले गोल होंगे। कैपिटल के साथ में अगर स्मॉल लगा है तो पीले गोल होंगे। हालांकि मैंने अच्छे से आपको बताया भी, उसमें समझाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन पीला कौन गोल है, इसको कैसे समझेंगे, तो वो वीडियो आप देख लीजिए पिछला, उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। तो इस तरह से पूरा पीले व गोल, पीले व झुर्रीदार और पीले हरे व गोल सब लिख देंगे। और फिर लास्ट में बता देंगे कि पीले व गोल बीज कितने प्राप्त हुए, तो 9, हरे व गोल 3,
पीले व झुर्रीदार 3, हरे व झुर्रीदार 1। इस प्रकार से इसका रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 9:3:1 आ जाएगा। यानी कि ये जो स्वतंत्र अभिवन का नियम है, इस नियम में 9:3:3:1 के अनुपात में बीज प्राप्त होते हैं। इस तरह से इसको कर देंगे। तो आशा है आपको तीनों नियम अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।